अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, जो पिछला हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने जो आपके पेपर के अंदर सवालात आते हैं उनके बारे में बातचीत की थी। तो उसमें ईसा मारूज़ी के अंदर जो सवालात आते हैं उन पर बात की थी, और जो ईसा इंशाइया के अंदर सवालात आते हैं उनके ऊपर बात की थी। तो बच्चों, ईसा मारूज़ी जो 20 नंबर का होता है उसके अंदर एक सवाल आपका आता है 5 नंबर का, वो रमूज़ औक़ाफ़ हैं। और आज हम जानेंगे कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं, इसके लफ्ज़ी मानी क्या हैं, इसका मफ़हूम क्या है, और अमली ज़िंदगी में इनकी अहमियत क्या है। और उसके साथ हम जानेंगे कि इन रमूज़ औक़ाफ़ का आगाज़ कहाँ कहाँ से हुआ है। तो बच्चों, रमूज़ और औक़ाफ़ ये हमारा आज का मौजू है जिसके मतलब हमने पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे कबल कि आपने अपनी ज़िंदगी में कहानियाँ पढ़ते हैं शौक़ से बच्चे आमतौर पर, फिर अखबारात का मताला किया जाता है, फिर अपनी इल्मी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए तारीख़ी कुतुब जो हैं उनका मताला किया जाता है, जिनको इंग्लिश में हिस्टोरिकल बुक्स कहते हैं। और उसके साथ फिर हम दस्ती कुतुब जो होती हैं जिनको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं इंग्लिश में, तो उनका भी जो मताला करते हैं। तो दौरान मताला जो पैराग्राफ्स की शक्ल में हमारे पास तहरीर होती है, तो उस तहरीर के अंदर कुछ अलामात इस्तेमाल हो रही होती हैं जिनकी मदद से हम उन वो जो तहरीर जिसको हम पढ़ रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं, तो उसको समझना हमारे लिए आसान होता है। तो हम जानेंगे कि रमूज़ क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। ठीक है, मफ़हूम जानते हैं पहले कि इसका मफ़हूम क्या है। रमूज़, ठीक है, रमूज़ जो है बच्चों, ये इसकी वाहिद रम्ज़ है और रम्ज़ की जमा रमूज़ है। और जो रमूज़ हैं इसके मानी क्या बनते हैं? अशारात, अलामात, निशानात या बेद कह लें, ये इसके मानी बनते हैं। आमतौर पर जब हम ट्रैवलिंग के दौरान सफ़र कर रहे होते हैं तो रोड के ऊपर रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट्स और येलो लाइट्स जो अशारात हमें दिए जाते हैं, तो इससे भी हमको अंदाज़ा होता है कि हमने कौन कौन से असूल व क़वानीन को दौरान सफ़र फ़ॉलो करना है, उनकी पैरवी करनी है। तो इसी तरह रमूज़ औक़ाफ़ का भी उर्दू अदब में या इंग्लिश के अंदर यही मतलब लिया जाता है कि इसी तरह ये दो अल्फाज हैं, एक रमूज़ है और दूसरा औक़ाफ़। ये हो गया रमूज़, दूसरा हो गया औक़ाफ़। औक़ाफ़, ठीक है। औक़ाफ़ की जो वाहिद बनती है, जो वक्फ़ बनता है, वक्फ़। रमूज़ की वाहिद रम्ज़ है और औक़ाफ़ की वाहिद जो है ये वक्फ़ है, ठीक है। और वक्फ़ का क्या मतलब है? वक्फ़ का मतलब है खड़ा होना, रुकना, ठहरना। और ये जो अलामात हैं ये मफ़हूम की वज़ाहत के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, आमतौर पर कुरान मजीद की तिलावत के दौरान आपने देखा होगा कि जब आयत ख़त्म होती है तो वहाँ पर गोल दायरा पड़ा होता है, या फिर जो हाशिए होते हैं उनके बाहर कहीं वक्फ़ लाज़म लिखा होता है, कहीं मीम का जो अलामत डाल के वहाँ पर लिखा होता है वक्फ़ लाज़म। तो अरबी इबारत के दौरान भी इस तरह की अलामात इस्तेमाल हो रही होती हैं, और इसी तरह उर्दू के अंदर भी ये अलामात इस्तेमाल होती हैं, और इंग्लिश के अंदर भी ये अलामात इस्तेमाल होती हैं। तो लिहाजा रमूज़ औक़ाफ़ के जो लफ्ज़ी मानी हो गए, यो लफ्ज़ी मानी एक तो ये हैं कि रुकने की अलामतें। रमूज़ औक़ाफ़ जो है ये, इसका एक मानी तो हमारे पास
रमूज़ औकाफ का एक मानी, तो हमारे पास ये हो गया रुकने की अलामतें, रुकने की अलामतें। और दूसरा जो इसका मानी है अशारों पर ठहरना भी कहा जा सकता है, अशारों पर ठहरना। ठीक है, तो ये आपने रमूज़ व काफ का मफ़हूम जान लिया। तो उसके बाद रमूज़ व काफ की अहमियत क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे कि रमूज़ व काफ की अहमियत क्या है। रमूज़ व काफ को रमूज़ व काफ जो होते हैं ये तहरीर को बहुत सादा और आसान बना देते हैं, और इनकी मदद से इबारत मुनासिब नज़र आ रही होती है, और इसकी जो तरतीब है वो भी दुरुस्त नज़र आ रही होती है, और इबारत का मफ़हूम समझने में हमें आसानी होती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो मुसन्नफ़ है वो अपनी तहरीर का अबलाग दुरुस्त और आसान अंदाज से कर सकता है, और जो कारी है वो भी आसानी से मुसन्नफ़ की तहरीर को समझकर उससे पूरा फ़ायदा हासिल कर सकता है। और रमूज़ व काफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम मताला के दौरान जो है ये हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है कि हमारी नज़र को सुकून मिलता है, और पढ़ने वाले की जो अहमियत को हम जान लेते हैं कि इसने इस पैराग्राफ या इस तहरीर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बयान की हैं। और रमूज़ व काफ का आगाज़ कहाँ से हुआ। जब भी कोई चीज़ बनती है या तश्कील दी जाती है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो हम जानेंगे कि रमूज़ व काफ का आगाज़ ये कहाँ से हुआ है। रमूज़ व काफ का आगाज़, ये बच्चों रमूज़ व काफ का आगाज़ बगदाद, दमिश्क और अंदलस के जो अरब माहिरीन हैं उन्होंने इसका आगाज़ किया, और अहले यूरोप ने उलमाए अंदलस की तकलीद की। तो बच्चों अहले यूरोप ने उलमाए अंदलस की तकलीद की और थोड़ी सी तब्दीली से उनकी औकाफ को अपने जहाँ राइज कर लिया, और आज दुनिया की तकरीबन कम व बेश हर इल्मी और अदबी ज़बान में रमूज़ औकाफ के तौर पर कुछ ना कुछ अलामतें इस्तेमाल हो रही हैं। और उर्दू ज़बान में जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं वो दर्जा ज़ैल हैं, और हम उन अलामतों के नाम उर्दू में भी सीखेंगे और इंग्लिश के अंदर भी हम जानेंगे कि इन अलामतों के क्या नाम हैं, और फिर इनकी जो है अहमियत क्या है। तो हम इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। तो बच्चों नाम, अलामत का नाम, ठीक है, उर्दू के अंदर, ठीक है, और उसके साथ इसकी जो ये अलामत नामी अलामत है, और उर्दू के अंदर जो अलामतें हैं वो लिखेंगे। इनकी शक्ल क्या बनती है, ठीक है, इनकी शक्ल क्या बनेगी, और अंग्रेज़ी में इनके नाम क्या हैं, अंग्रेज़ी नाम, ठीक है, अंग्रेज़ी नाम इनके क्या हैं, ठीक है, ये ऐसे कर लें, ठीक है। तो बच्चों पहली जो अलामत है हमारे पास वो है ख़त्मा। उसको क्या कहते हैं,
ख़त्मा। और ख़त्मा की जो अलामत है उर्दू में क्या होती है? ये वाली अलामत होती है, जो आम तौर पर जैसे कि पैराग्राफ के अंदर फ़िक्रा ख़त्म होता है तो ये अलामत आखिर में लिखी होती है। और इंग्लिश में हम इसको फुल स्टॉप कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। और अंग्रेज़ी में इस अलामत को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये होता है फुल स्टॉप। ठीक है, ये उर्दू में और ये इंग्लिश में। इस तरह उसके बाद नंबर 2 जो हमारे पास अलामत है वो है सक्ता। किसकी अलामत है? सक्ता की। सक्ता के लिए हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? ये वाली। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमा, COMMA कॉमा कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसको कॉमा। तो इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है, ये उल्टी होती है उर्दू में, ये सीधी ये जो इस तरह लिखी जाती है और उर्दू में इस तरह लिखी जाती है, क्योंकि हम जो उर्दू है वो दाएं जानिब से शुरू करते हैं, इस वजह से ये अलामत इस तरह आ जाती है। और इंग्लिश जो है हम बाएं जानिब से शुरू करते हैं, इस वजह से इंग्लिश के अंदर हम इस तरह इसको लिखते हैं। नंबर 3 जो अलामत है वो वक्फ़ा की है। किसकी है? वक्फ़ा की। वक्फ़ा की अलामत कौन सी होती है? ये वाली होती है, ये अलामत वक्फ़ा की है। उर्दू में इसको वक्फ़ा कहते हैं। ये मैं ब्रैकेट भी लगा दूँ। तो इंग्लिश में हम इसको सेमी कॉलन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको SEMI सेमी COLON कॉलन, इंग्लिश में हम इसको सेमी कॉलन कहते हैं। उर्दू में हम इसको वक्फ़ा कहते हैं। और सेमी कॉलन जो है इंग्लिश के अंदर ये अलामत किस तरह लिखी जाती है? ये अलामत बच्चों लिखी जाती है ऐसे। इसके अंदर और इसके अंदर आप फ़र्क जान सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर ये अलामत कैसे हम लिखते हैं। और आगे जो है अलामत नंबर 4, अलामत नंबर 4 जो है वो कौन सी है? अलामत नंबर 4 राब्ता की अलामत है। अलामत नंबर 4 राब्ता की अलामत है। और राब्ता की अलामत कौन सी होती है? ये वाली होती है। और इंग्लिश के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश के अंदर हम इसको कॉलन कहते हैं, COLON कॉलन। ये सेमी कॉलन है, ये कॉलन है। और ये तकरीबन एक जैसी ही होती है उर्दू में भी और इंग्लिश दोनों में। अलामत नंबर 5 जो रमूज़ और काफ हम पढ़ रहे हैं, इसकी अलामत नंबर 5 तफसीलिया होता है। तफसीलिया इसकी अलामत कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम लिख लेते हैं पहले। तफसीलिया, तफसीलिया ये होती है। और इसकी जो अलामत है बच्चों ये बनती है। ठीक है, उर्दू के अंदर इसको तफसीलिया कहते हैं और इंग्लिश के अंदर हम इसको कॉलन एंड डैश कहते हैं। इंग्लिश के अंदर हम कॉलन एंड DASH डैश कहते हैं। तो ये अलामत इंग्लिश के अंदर भी किस तरह लिखी जाती है? इंग्लिश के अंदर भी बच्चों ये अलामत बिल्कुल इसी तरह ही लिखते हैं। ये भी सेम, ये भी सेम। इन अलामतों में थोड़ा फ़र्क आपको पता चल गया होगा किस तरह जो है फ़र्क आएंगे, क्योंकि मैंने वाज़ह कर दी हैं सारी। अलामत नंबर 6 जो रमूज़ व काफ की है
वो अलामत सवालिया, कौन सी अलामत है? सवालिया की। सवालिया इसको हम इस तरह लिखते हैं उर्दू में, और इंग्लिश के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या कहते हैं? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो ये अलामत जो है यहाँ पे ऐसे लिखी जाएगी, इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखी जाएगी, उर्दू के अंदर ऐसे लिखी जाएगी। उसके बाद अलामत नंबर 7 है। अलामत नंबर 7 कौन सी है हमारे पास? फजाइया या नदाइया। ये अलामत है फजाइया या निदाइया। फजाइया या निदाइया जो है, इसकी अलामत बच्चों ये होती है, और इंग्लिश के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या कहते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको इंग्लिश में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो ये इंग्लिश में भी ये अलामत ऐसे लिखी जाती है। उसके बाद बकिया थोड़ा सा ऊपर दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी यहाँ पे। तो ये बच्चों अलामतें कोई ज़्यादा नहीं है, ये 8, 10 के करीब अलामतें हैं। अगर आप इन अलामतों को सही तरीके से ज़हन नशीन कर लें तो आप काफ़ी हद तक जो है उर्दू को समझने में भी, बोलने में भी और लिखने में भी ज़्यादातर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो फिर इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो ये वाहिद इनका ज़रिया है, यही है। तो हमने अलामत नंबर 8 ये कौन सी है? ये हमारे पास बच्चों अलामत नंबर जो 8 है ये कोसैन की है। किसकी है? कोसैन की। कोसैन जो है इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसको ब्रैकेट कहते हैं, ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है, जो मैथ में भी इस्तेमाल होती हैं और इंग्लिश में भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और उसके साथ इंग्लिश में इसको ब्रैकेट्स कहते हैं, BRACKTS ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये अलामतें इंग्लिश में भी इसी तरह लिखी जाती हैं, ठीक है, समझ आ रही है आपको। और अलामत नंबर 9, अलामत नंबर 9 हमारे पास क्या है? वावेन। वावेन की अलामत किस तरह लिखी जाती है बच्चों? ऐसे, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम INVERTE इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। और ये अलामत ऐसे लिखी जाती है। और उसके साथ हमारे पास अलामत नंबर जो 10 है वो ख़त फ़ासल, फ़ासल कह लें, ये ख़त फ़ासल है और इसकी अलामत ऐसे लिखी जाती है। और इंग्लिश के अंदर भी ये अलामत ऐसे लिखी जाती है, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्लिक्यू कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
ऑब्लिक क्यों कहते हैं, ये ऐसे लिखी जाती है। और अलामत नंबर 11 हमारे पास ये है ख़त या लकीर भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। और आम तौर पर इंग्लिश में हम इसको डैश कहते हैं, DASH डैश कहते हैं। इंग्लिश के अंदर हम इसको डैश कहते हैं। तो बच्चों ये जो कसीर इंतखाबी 5 नंबर का आता है आपका, तो इसमें वो 4 ऑप्शन देता है। ये पूछेगा कोसैन की अलामत क्या है, तो इनमें से कोई अलामत दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरह की सारी अलामतें मिला के दे देगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो वावैन है इसका दूसरा नाम क्या है। इनके जो दूसरे नाम्स भी जिनका जिक्र हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो वो पूछ सकता है कि वावैन का दूसरा नाम क्या है। और उसके साथ ये पूछ सकता है कि वक्फ़ा का दूसरा नाम क्या है, सक्ता का दूसरा नाम क्या है। तो इनके अलामतों के उर्दू में 2-2, 3-3 नाम हैं। तो हमने आज जो इनके नाम जाने, इनको अलामतों को जाना, और अंग्रेज़ी जो ज़बान के अंदर जो ये अलामतें इस्तेमाल होती हैं उनके साथ हमने इनका मुवाज़ना किया। तो इन अलामात को सही तरीके से आप ज़हन नशीन अगर कर लें तो ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। 10-11 अलामतें हैं और आप 5 के 5 नंबर मारूज़ी में आप ले सकते हैं और आपका कोई ऑप्शन गलत नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि ये अलामात जो इस्तेमाल हुई हैं उनकी मिसालें हम दे के पढ़ेंगे कि ये इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। उसके साथ हम ये जानेंगे कि ये जो अलामात हैं उनके दूसरे नाम क्या हैं। तो इनकी तारीफ़ें पढ़ेंगे, इनके बारे में मज़ीद हम जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।